हाँ भाई, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ, अपने पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। आइएगा, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास, ये अपनी थीम रहती है। इसी थीम के ऊपर अपन चलेंगे। तो आइएगा, आज के सेशन को बिना किसी देरी के अपन लोग प्रारंभ कर देते हैं। क्या होने वाला आज के सेशन में वो आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अपन क्लास नंबर 34 अपनी चलने वाली है और 34 नंबर क्लास में प्रजामंडल आंदोलन भाग 2। इससे पहले अपन ने प्रजामंडल आंदोलन का एक सामान्य सा परिचय है वो किया, देखा और आपने अच्छे ढंग से याद भी किया होगा। चलें आगे। तो पहले तो ये बताइए, आप अपन ने प्रजामंडल को लेकर के बातचीत की, तो आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि प्रजामंडल आंदोलन में राजस्थान में सबसे पहले आपने कौन से प्रजामंडल को लेकर के बातचीत की? सर, राजस्थान का सबसे पुराना जो आपका प्रजामंडल रहा वो कौन सा रहा, वो भी अपन देखेंगे। एक बार मुझे बताते ही जाइएगा। आपने देखा था कि 1931 के अंदर 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। फिर अपन ने देखा था कि 1934 के अंदर 1934 में आपका जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। उसके बाद में अपन ने देखा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई। फिर अपन ने देखा कि 1934 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई। उसके बाद में अपन ने देखा 1936 के अंदर आपका बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपने देखा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। अपन ने देखा 1938 के अंदर अपन ने देखा 36 का पड़ोसी अलवर प्रजामंडल, 36 का ही पड़ोसी भरतपुर प्रजामंडल, 36 का ही पड़ोसी इधर करौली प्रजामंडल, उसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल, उसके बाद में आपका शाहपुरा प्रजामंडल। इन सब की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। फिर अपन ने ये देखा कि 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। किशनगढ़ के साथ में आपने पढ़ा कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा पुनः सिरोही के अंदर की जाती है। उसके बाद अपन ने ये देखा कि 1942 के अंदर कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। ये सारा खेल मैप का खेल है, अगर मैप याद होगा तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। फिर आपने देखा कि 1943 में यह आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1944 की बात करते हैं तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1945 की बात करते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और 45 के अंदर ही बात करते हैं तो जैसलमेर प्रजामंडल और 1946 की आप बात करते हैं तो झालावाड़ प्रजामंडल। यानी कहां से प्रारंभ हुए थे अपन? तो आपका उत्तर आएगा सर, हम जयपुर से प्रारंभ हुए थे। यानी स्टार्टिंग कहां से की थी? जयपुर से। और एंड कहां पे किया था अपन ने? झालावाड़ के अंदर अपन ने एंड किया था। यानी राजस्थान का सबसे पुराना प्रजामंडल, तो आप क्या कहेंगे? सबसे प्राचीन प्रजामंडल, सबसे पहले स्थापित प्रजामंडल। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? राजस्थान का सबसे पुराना जो आपका प्रजामंडल रहा है वो जयपुर रहा है। जबकि राजस्थान का सबसे बाद में स्थापित जो आपका प्रजामंडल रहा है ये कौन सा रहा है? तो आप कहेंगे सर, सबसे बाद में प्रजामंडल ये 1946 में आपका झालावाड़ बना था। और प्रजामंडल आंदोलन क्यों चलाए गए थे? सर, इसके बारे में तो आप क्या ही बताएं। प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु। प्रजामंडल आंदोलन क्यों चलाए गए थे? उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो यहां तक आपका रिवीजन हो चुका है। क्या आप सभी लोगों ने इतना रिवीजन कल किया था? अगर यस तो मुझे बताइएगा और नहीं किया तो भी बता दो। मैं कौन से आपसे स्कूल में तो हो नहीं मेरे पास कि आपको डांट दिया जाए। अब ऑनलाइन तो कैसे डांटा जाए आपको? है ऑनलाइन डांटने में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। है तो रिवीजन अगर आपने किया है अच्छी बात है, रिवीजन नहीं किया है इसका मतलब देखो भले मर्जी नाराज हो जाना, आप सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है पढ़ना और एक होता है सिलेक्शन के लिए पढ़ना। दोनों में दिन रात का अंतर होता है मेरे भाई। एक तो पढ़ना और दूसरा सिलेक्शन के लिए पढ़ना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, इसका मतलब डेफिनेटली आप सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप केवल औपचारिकताएं कर रहे हैं। किताब लेके बैठने से पढ़ाई नहीं होगी। आप किताब को पढ़ें, याद करें, लिखें और समय को अधिक से अधिक यूटिलाइज करें, क्योंकि समय निकल जाने के बाद में पश्चाताप होने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। समय किसी का नहीं है। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? समय पे जग जाओगे तो काम हो जाएगा।
जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। तो समय का सदुपयोग करें, आप सभी से मेरी यही सलाह है। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं सर, एक एक प्रजामंडल को लेकर के अपन यहां चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर राजस्थान का सबसे पुराना प्रजामंडल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जयपुर प्रजामंडल, इसको लेकर के अपन बातचीत करने वाले हैं। साथियों गौर करना, जयपुर प्रजामंडल की बात आएगी तो पहला पॉइंट तो आप ये कहेंगे 1931 ईस्वी में स्थापित, 1931 ईस्वी में स्थापित, और स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही किसकी? अध्यक्ष था एक तो कौन, तो आप कहेंगे कपूर चंद्र पाटनी। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो याद रखिएगा कपूर चंद्र पाटनी इसके अध्यक्ष बनते हैं। जयपुर का अध्यक्ष कौन बना? कपूर चंद्र पाटनी बना। और जयपुर प्रजामंडल को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे जमनालाल बजाज। सर ये वही जमनालाल बजाज है क्या जिसे कहा जाता है गांधी जी का पांचवा पुत्र? याद रखिएगा जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है? गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी, और चरखा संघ की स्थापना ये जमनालाल बजाज के द्वारा 1925 में की जाती है। सर कहां पर की जाती है? तो याद रखिएगा साथियों अजमेर में। और यही चरखा संघ 1927 में कहां पे स्थानांतरित हो जाता है? जयपुर में। चरखा संघ क्या चाहता था? ये खादी के माध्यम से चेतना चाहता था, यानी खादी का प्रचार हो जाए और साथ के अंदर खादी के माध्यम से लोग जो हैं वो थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। इसके लिए जमनालाल बजाज ने क्या किया? तो आप कहेंगे चरखा संघ की स्थापना की। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपके लिए मैंने यहां पे बताया है। किताब के अंदर जगह नहीं बचनी चाहिए। आपके पास जो किताब है राजस्थान के इतिहास की, उसमें जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन साथ में उसके अलावा जगह नहीं बचनी चाहिए। सर कैसी किताब है? दिखाता हूं मैं भी आपको कैसी किताब अपनी। ये किताब, ये वो थोड़ा सा साइड में रहेगी इसलिए मुझे थोड़ा जाना पड़ा बाहर। ये किताब है, यानी किताब के अंदर जब आप पढ़ो और किताब के साथ लेके, इस किताब के अंदर सेम वही कंटेंट है जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं तो उनको अच्छे ढंग से रगड़ के रख दो किताब के अंदर। समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने आपकी क्लास से पहले मैंने खुद रगड़ के रख दिया है। समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि किताब के अंदर भी जगह बचनी नहीं चाहिए। जैसे प्रजामंडल आंदोलन है, देख पा रहे होंगे शायद आप, ये जयपुर प्रजामंडल पूरा का पूरा इस किताब में है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो हर एक पेज के ऊपर मैंने लिख दिए। कहने का मतलब ये है आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद परिणाम जो भी हो देखा जाएगा। आइएगा देखते हैं अपन। आगे मैं बात कर रहा था कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर कपूर चंद्र पाटनी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? यह प्रजामंडल राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल रहा है। तो आप लिख सकते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन जो प्रजामंडल रहा है वो कौन सा रहा है? आप कहेंगे सर जयपुर प्रजामंडल रहा है। एक बात और याद रखिएगा, अब भाई साहब जनता का सहयोग नहीं मिला, 31 से लेकर 36 तक प्रजामंडल निष्क्रिय हो गया। लेकिन फिर मैं आपको यहां बता दूं 1936-37 में, याद रखिएगा 1936-37 में इसका क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका पुनर्गठन होता है। और अब की बार जो इसका अध्यक्ष बनता है वो कौन बनता है? तो याद रखिएगा अब की बार इसका अध्यक्ष कपूर चंद्र पाटनी नहीं बना, अब की बार अध्यक्ष बना चिरंजी लाल मिश्र। यह पुनर्गठित हुआ था, यानी वापस से इसमें जीव आ रहा था, चिरंजीव हो रहा था, तो याद रखिएगा चिरंजी लाल मिश्र बनता है। बोलिएगा इसका पुनर्गठन के समय अध्यक्ष कौन बना? तो आप कहेंगे सर चिरंजी लाल मिश्र पुनर्गठन के समय इसके अध्यक्ष बनते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इसके उपाध्यक्ष और महामंत्री ये हीरालाल शास्त्री बनते हैं। आपसे पूछा जाए सर इसके उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, आपसे पूछा जाए इसके महामंत्री कौन बनते हैं, तो याद रखिएगा इसके महामंत्री और उपाध्यक्ष हीरालाल शास्त्री बनते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे एक बात और पूछ ली जाए कि 1936 में जब पुनर्गठन हुआ था उस समय इसके उपमंत्री कौन बने थे? कपूर चंद्र पाटनी, यानी इसके उपमंत्री जो हैं वो आपके कौन बनते हैं? तो याद रखिएगा कर्पूर चंद्र पाटनी, ये इसके क्या बनते हैं? तो आप कहेंगे उपमंत्री बनते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, पुनर्गठन के समय अध्यक्ष कौन था? तो याद रखें चिरंजी लाल मिश्र था।
जबकि गठन के समय अध्यक्ष कौन था? तो आप याद रखिएगा कपूर चंद्र पाटनी था। काफी बार पेपर में पूछ लिया जाता है। अब प्रश्न बनेगा सर इसके आपके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो मैं बता दूं आपको, जयपुर प्रजामंडल के अन्य सदस्य याद रखिएगा, लिखिएगा जयपुर प्रजामंडल के अन्य सदस्य। अन्य सदस्य और कौन कौन थे जो इसी प्रजामंडल के भाग थे, वो एक अलग बात है, आगे जाके अपन देखेंगे। इसके कुछ सदस्य वो क्या करते हैं, वो इससे अलग होकर के एक आजाद मोर्चा भी बनाएंगे। अब सामान्य सदस्यों में एक तो बाबा हरीश चंद्र, याद रखिएगा सीधा सा, यानी बाबा हरीश चंद्र ये भी एक्टिव सदस्य हैं, और ये बाबा हरीश चंद्र वही होंगे जो आगे चलकर के आजाद मोर्चे की स्थापना करेंगे। एक हंस डी राय, याद रखिएगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे हंस डी राय। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लादू राम जोशी, बोलिएगा कौन था व्यक्ति? तो आप कहेंगे लादू राम जोशी। एक व्यक्ति का नाम था टीकाराम पालीवाल, याद रखिएगा, एक व्यक्ति कौन है? तो आप कहेंगे टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल के साथ में याद रखिएगा एक व्यक्ति जिसका नाम था पूर्णानंद जैन। ये जयपुर प्रजामंडल के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे, ये भी आपको याद रख लेना है। बाबा हरीश चंद्र, हंस डी राय, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल, पूर्णानंद जैन। और इनमें ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इन दोनों को तो अच्छे ढंग से याद कर ही लेना है। अब एक बात सुनिएगा, आपसे पूछे जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन या पहली बैठक कब होती है, ध्यान दे लेना मेरी बात यहां पे। अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन ये कब होता है, साथियों गौर कीजिएगा, जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? जयपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था वो होता है 8 से 9 मई 1938 को। बोलिएगा कब होता है? तो आप कहेंगे 8 मई। 8 मई के साथ में याद रखिएगा 9 मई, और 9 मई के साथ में याद रखिएगा 1938। आप कहेंगे सर ये कहां पे हुआ? ये जयपुर के अंदर होता है। जयपुर में कहां हुआ सर? नथमल का कटला, नथमल का कटला था, या फिर नथमल का टीला आप कह सकते हैं, नथमल का कटला। यहां पे क्या होता है? तो आप कहेंगे नथमल के कटले में, ये क्या हुआ रे? हाँ लिखिएगा नथमल का कटला, यहां पे क्या होता है? तो आप कहेंगे पहला अधिवेशन होता है। तो पहला अधिवेशन कहां हुआ? आप कहेंगे जयपुर में हुआ। और जयपुर में आपसे पूछे कहां, तो याद रखिएगा नथमल का कटला। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ये 1938 की बातें हैं और 38 की बातें हैं, तो याद रखिएगा इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जमुना लाल बजाज। ये प्रश्न आया हुआ है कि जमुना लाल बजाज कब अध्यक्ष थे? तो आप कहेंगे 1938 के दौरान। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष सर जमुना लाल बजाज हुआ करते थे। 1938 में अध्यक्ष रहे जयपुर प्रजामंडल के। 1938 में अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर आएगा जमुना लाल बजाज। एक बात और याद रखिएगा, ये तो 8 मई 9 मई की बात कर रहा हूं मैं, यहां में अगर 10 मई भी लिख दूं आपको, 10 मई 1938, 10 मई 1938 को यहां पर कस्तूरबा गांधी, कौन सी गांधी की बात कर रहे हैं आप? कस्तूरबा गांधी ने भी सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी ने सभा को क्या किया? तो आप कहेंगे संबोधित किया। कब की बात हो रही है? तो याद रखिएगा ये 10 मई की बात हो रही है। यानी जयपुर प्रजामंडल के आंदोलन में क्या आपका कस्तूरबा गांधी भी आई थी? आप कहेंगे जी हां बिल्कुल कस्तूरबा गांधी भी आई थी। अब कस्तूरबा गांधी एक महिला है, तो याद रखेंगे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में शामिल होने वाली महिलाएं कौन कौन थी? यहां से बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो नोट लगा के लिखें, इंपॉर्टेंट लगा के लिखें, प्रश्न आएगा। 1931 में क्या हुआ था? बोलिए मेरे साथ। 1931 में स्थापना, अध्यक्ष कौन था? कपूर चंद पाटनी। 36 में क्या हुआ? पुनर्गठन, अध्यक्ष कौन था? चिरंजी लाल मिश्र। 38 में क्या हुआ? पहला अधिवेशन, अध्यक्ष कौन था? जमुना लाल बजाज। अब इसी टाइम में आपको याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान शामिल होने वाली जो महिलाएं थी, वो महिलाएं कौन कौन सी थी, एक बार उनको लेकर के अपन बातचीत कर लेते हैं। एक बार जितने भी साथी हैं, बिल्कुल नाइस क्लास है, कोई भी बात नहीं हो रही, बात करते नहीं अपन, सीधी बात नो बकवास टू द पॉइंट क्लास, ये अपनी थीम है।
याद रखिएगा। अब आपसे प्रश्न, एक बार जितने साथी देख पा रहे हो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ जितने लाइक है ना उतने होने चाहिए, उतने हैं नहीं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। क्लास अटक रही है थोड़ा सा, मुझे भी लग रहा है ऐसा, अटकने के पीछे कारण है, और कारण ये है कि नेटवर्क इशू हो सकता है। तो देखो अटक रही क्या, दोबारा देखो, देखो चालू हुई क्या। बफरिंग हो रही है बहुत ज्यादा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं बताइए। देखता हूं मैं। हाँ अब वापस कंटिन्यू हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अब कंटिन्यू चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलें आगे, बीच में आ जाता है और ज्यादा ही आ जाएगा तो स्टॉप ही हो जाएगी फिर क्लास, ठीक है। चलिएगा, अब सुनना, मैं बात कर रहा था कि इस आंदोलन में महिलाएं कौन कौन सी हैं जो भाग ले रही थी। नंबर 1 पे अगर आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे एक तो महिला थी जिसका नाम था रमा देवी देश पांडे, तो लिखिएगा रमा देवी देश पांडे, रमा देवी, रमा देवी देश पांडे। इनके साथ में 5-4 महिलाएं थी, जैसे सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, लिखिएगा सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी। ये देवियां देवियां थी भाई साहब, नाम के पीछे देवी है, और वैसे ही महिलाएं तो देवियां ही होती हैं। आगे लिखेगा सुशीला गोयल, सुशीला गोयल। सर इनके अलावा भी कोई थी क्या? बिल्कुल थी, महिलाएं बहुत सारी थी। इसके बाद में आप कह सकते हैं रत्ना देवी, कस्तूरबा गांधी, आपने कहा रत्ना देवी, रत्ना देवी के साथ आप कहेंगे कस्तूरबा गांधी। ये तमाम जो महिलाएं थी, यानी आप नोट लगा के यहां लिखें, यानी जयपुर प्रजा मंडल में महिलाएं, जयपुर प्रजा मंडल में महिलाएं, यानी जो आपका जयपुर प्रजा मंडल था, उस जयपुर प्रजा मंडल में कौन कौन सी महिलाएं भाग ले रही थी? रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल, रत्ना देवी, कस्तूरबा गांधी। एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने सत्याग्रह भी किया था, यानी इन महिलाओं ने क्या किया था, तो आप कहेंगे ये जो आप महिलाएं देख पा रहे हैं, इन्होंने सत्याग्रह भी किया था, यानी इन महिलाओं के द्वारा सत्याग्रह भी किया गया था। ये जो महिलाएं थी, इन महिलाओं ने जयपुर के अंदर क्या किया था, सत्याग्रह भी किया था, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जी आई थी, और कस्तूरबा गांधी जी के पतिदेव ये तो सत्याग्रह करने के अंदर जाने ही जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब क्या होता है सर, इसी दौरान 1938 के अंदर क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1938 में जयपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो नेक्स्ट लिखिएगा, जयपुर प्रजामंडल को 1938 के अंदर, 1938 में जयपुर जो प्रजामंडल था, इसे क्या घोषित कर दिया, तो आपका उत्तर आएगा जयपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद में 1939 की बात आती है। एक बात याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है गुलाब चंद कासलीवाला। याद रखिएगा, जयपुर प्रजामंडल का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप कहेंगे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है गुलाब चंद कासलीवाला। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है गुलाब चंद कासलीवाला। इसी दौरान आपको पता हो तो क्या होता है, जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर दिया जाता है 14 फरवरी 1939 को। लिखेगा 1939 में, 1939 में, और कब की बातें हो रही हैं, फरवरी 1939 की बात हो रही है। फरवरी 1939 में जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी, याद रखिएगा जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी, यानी जमनालाल बजाज को क्या कर लिया जाता है, तो आप कहेंगे जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद में
इन्हें एक जेल में भेजा जाता है, मोरा सागर जेल, जो सवाई माधोपुर में, वहां इन्हें रखा गया। कोई खास बात नहीं है। आगे एक बात और याद रखिएगा, 1939 में ये हुआ, अस्थायी अध्यक्ष गुलाबचंद कासलीवाला को बनाया गया। और अब नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, 1940 में जयपुर प्रजामंडल के स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? हीरालाल शास्त्री। तो 1940 में फिर क्या हुआ? 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, याद रखेंगे, बड़ी काम की बात है, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो आपका उत्तर आएगा जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष ये बनते हैं हीरालाल शास्त्री। कौन बनते हैं? तो याद रखिएगा, जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब ध्यान देना, 1938 में क्या हुआ? तो आप कहेंगे गैर कानूनी घोषित हुआ। 1938 में गैर कानूनी घोषित हुआ, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया गुलाबचंद कासलीवाल, क्योंकि जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी हो गई थी। अब 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री बने तो याद रखेंगे 2 अप्रैल 1940 को जयपुर प्रजामंडल को पुनः पंजीकृत किया जाता है। तो आप लिखिएगा 2 अप्रैल 1940 को, 2 अप्रैल 1940 जयपुर जो प्रजामंडल था ये क्या होता है? तो आप कहेंगे पुनः पंजीकृत होता है। जयपुर प्रजामंडल का पुनः पंजीकरण कब किया गया? यहां पे गैर कानूनी घोषित कर दिया, और गैर कानूनी घोषित करने के बाद में 1940 में जयपुर प्रजामंडल जो था इसका पुनः पंजीकरण किया जाता है। अब सुनिएगा, हीरालाल शास्त्री का प्रश्न आता है तो याद रखिएगा जयपुर हितकारिणी सभा भी बनाई गई थी, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? बालचंद शास्त्री। कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अब होगा समझौता। समझौता किस किस के बीच में होगा? जयपुर राज्य जो था उसके बीच में और प्रजामंडल के बीच में। जयपुर राज्य की तरफ से कौन आएंगे? मिर्जा इस्माइल आएंगे, और प्रजामंडल की तरफ से कौन आएंगे? हीरालाल शास्त्री। तो नेक्स्ट आप लिखिएगा, अब एक समझौता होगा, और इस समझौते को कहा जाता है जेंटलमैन समझौता। याद रखिएगा, यानी कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान एक समझौता होता है, इस समझौते को नाम दिया जाता है जेंटलमैन समझौता। और जेंटलमैन जो समझौता था, याद रखिएगा ये कब हुआ? ये 17 सितंबर 1942 को। आपसे प्रश्न आ सकता है जेंटलमैन समझौता ये कब होता है? 17 सितंबर 1942 को होता है। एक बात आपको याद होगी, किस किस के बीच में हुआ? तो आप कहेंगे सर ये समझौता हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री चूंकि क्या थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, और साथ में कौन था? तो आप कहेंगे मिर्जा इस्माइल, ये जयपुर से था, मिर्जा इस्माइल, ये मिर्जा इस्माइल। कुल मिला के आप कहेंगे जेंटलमैन समझौता कब हुआ? ये भी पेपर में आता है, काफी बार पूछा जाता है। किस किस के बीच में हुआ? ये भी पेपर में आता है। और अभी एक ट्रेंड बना है 1900 का नाम आया 2024 में, क्या करें भैया, अब रुक गई तो रुक ही गई, क्या करें, क्या करें, हम क्या करें, क्लास बीच बीच में रुकत है, अब हम क्या करें, आप ही बता दो। नेटवर्क इश्यू हो रहा है, हो रहा है तो हो ही रहा है, क्या किया जा सकता है।